शकुंतला देर रात पानी पीने के लिए उठती है, तभी वो देखती है कि उसके बरामदे में टीवी चल रहा है और उसके सोफे पर बहू लेटकर अश्लील नाटक देख रही है। अरे राम रे राम, ये मेरी बहू क्या देख रही है? इस औरत के अंदर थोड़ा भी शर्म नहीं बचा है क्या? सारी शर्म बेच खाई है इस औरत ने। अरे माँ जी, इतनी रात हो गई, अब कहाँ घूम रही हैं? क्या आपको मिर्जापुर सीरीज नहीं देखनी है? अरे माँ जी, एक बार देखिएगा ना तो आपका बार बार देखने का मन करेगा। कितनी बेशरम है ये। अपनी सास को भला ऐसे कौन बोलता है? तुझे देखना है तो देख, लेकिन इतना अश्लील नाटक कौन देखता है? अरे माँ जी, आप हैं तो कैसी शर्म। आइए ना, साथ बैठ के मिर्जापुर देखेंगे। इसमें ससुर बहू के साथ संबंध के बारे में बताया गया है और भी बहुत कुछ बताया गया है। इसका पति दबंग है, दबंग, और ये लेडी खुद ही खराब है। ये सब देखकर तुझे कौन सा सुख मिलता है? मुझे समझ नहीं आता। बहू नहीं, मुझे नहीं देखना ये सब। इतना बोलकर शकुंतला किचन में पानी पीने चली जाती है। इसके बाद वो अपनी बहू को सोने के लिए कहकर खुद सोने चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इधर शकुंतला सुबह 4 बजे जब पूजा करने के लिए उठती है तो वो देखती है उसकी बहू सोफे पर सोई हुई और टीवी चलता हुआ छोड़ रखा है। इस औरत ने रात भर जागकर मिर्जापुर देखा है और अब पूरे दिन ये सोएगी। अब ये पूरे दिन सोती रहेगी। शकुंतला पूजा करती है, चाय बनाती है, कुछ चाय पीती है और अपनी बुढ़े को भी चाय पिलाती है। लेकिन अब तक काजल की नींद नहीं टूटी थी। सुबह के 9 बज रहे थे और वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। शकुंतला बार बार अपनी बहू को आवाज लगाकर उठा देती है, फिर पूजा उठने के बाद सो जाती है। इधर मोहन भी बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला जाता है और शकुंतला को अपने बेटे के जाने के बाद बाकी के लोगों के लिए खाना बनाना पड़ रहा था। जब शकुंतला घर का काम कर रही होती है तभी उसकी पड़ोसन फिमला शकुंतला को घर के काम करते हुए देखकर दूसरी तरफ उसकी बहू को सोफे पर पड़ा हुआ देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे शकुंतला, तुझे काम करते हुए शर्म नहीं आ रही क्या? बहू यहाँ सोफे पर सोई हुई है और तू है कि घर का काम करने में लगी हुई है। अरे विमला, क्या बताऊँ मैं तुझे। रात भर मेरी बहू मिर्जापुर की सीरीज देखती रहती है, उसके बाद दिन भर सोती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस औरत से। किसी दिन टीवी का तार निकलवा दूंगी और इस बार रिचार्ज भी नहीं करवाने दूंगी। तेरी बहू को भी ये मिर्जापुर देखने की आदत है क्या? अरे मेरे बहू बेटे भी रात में मिर्जापुर देखते हैं। बहुत ही गंदा सीरीज है, मैंने भी देखा था। अपने बहू बेटे को देखते हुए बड़ा बेकार लगा। अरे मैंने भी देखा, मुझे देखकर तो बड़ी शर्म आई। बल्कि मेरी बहू तो कह रही थी, माँ जी साथ में बैठकर देखते हैं मिर्जापुर का सीरीज। लेकिन मैंने कहा, राम राम, इस उम्र में ये सब देखना मेरे बस की बात नहीं है। देख शकुंतला, 100 बात की एक बात, अगर तू अपनी बहू को पूरे दिन सोने देगी ना घर में, और घर का काम तू खुद करेगी और रात भर अपनी बहू को मिर्जापुर देखने देगी, तो भला तेरी बहू अभी दिन में आराम कैसे नहीं करेगी? अरे मैं तो इसे समझा समझा कर परेशान हो गई हूँ, लेकिन इसे मुझ पर तरस ही नहीं आता कि मेरी बूढ़ी सास घर का सारा काम कर रही है और मैं आराम कर रही हूँ। ना, भगवान बचाए मुझे ऐसी बहू से, तो मैं तो चली। ऐसे ही समय बीत रहा था और काजल की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आता। वो पूरी रात मिर्जापुर की सीरीज देखकर और पूरा दिन सोकर अपना दिन गुजार रही थी। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। काजल को कोई भी कितना भी कुछ कह देता, लेकिन उसका मिर्जापुर का सीरीज छूट ही नहीं रहा था। और इधर टीवी का रिचार्ज भी खत्म हो जाता है। माँ जी, आज ना टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया है, तो आप रिचार्ज करवा दीजिएगा ताकि रात में अकेले बादाम शेक के साथ सोफे पे बैठ के मिर्जापुर देख सकूं। बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास पैसा भी होगा ना तो मैं टीवी का रिचार्ज नहीं करवाने वाली, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूँ कि तू पूरी रात बरामदे में बैठकर मिर्जापुर देखे और पूरे दिन सोती रहे। अरे तेरी वजह से मेरी कमर की हड्डी अब जवाब दे रही है। अपनी बूढ़ी सास के साथ थोड़ा काम तो करवा दिया कर। बहू कुछ तो शर्म कर ले, बहू कुछ तो शर्म कर ले। नहीं माँ जी, मुझे मिर्जापुर के आगे कुछ नहीं सोचता है। शर्म लिहाज ये सब मोह माया है। आप टीवी रिचार्ज करवा देना, बाकी काम मैं खुद देख लूंगी। देर रात काजल जब टीवी देखने बैठती है तो टीवी चलता ही नहीं है, क्योंकि टीवी में रिचार्ज खत्म हो चुका था। ऐसे में काजल अब पूरी रात फोन में मिर्जापुर की सीरीज देखती है और पूरी रात सीरीज देखने के बाद सुबह 4 या फिर 5 बजे सोती है। अब इसके टीवी में रिचार्ज नहीं है तो ये फोन में मिर्जापुर देखकर सोई होगी। हे प्रभु, कहाँ हो आप? इस औरत को अकल दो। अकल के नाम पर इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, भूसा। अपनी सोई हुई बहू को इतना कहने के बाद शकुंतला उसे बाल्टी भरकर पानी डाल देती है, लेकिन फिर भी काजल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डर कर एक पल को उठकर सोफे पर बैठ जाती है और उसके बाद वो जैसे ही उसे नींद आती है और वो सो जाती है। अरे माँ, ये सब क्या हो रहा है?
आपने काजल के ऊपर पानी क्यों डाला है? जरा देखिए तो कैसे सोई हुई है, वो भी गीली होकर। तेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया है। अगर उसने रात को जगकर मिर्जापुर देखना बंद नहीं किया और दिन भर काम नहीं किया तो मैं तेरे साथ तेरी बीवी को भी घर से निकाल दूंगी। काजल उठो। अरे माँ क्या कह रही है सुनो तो। अरे घर का काम क्यों नहीं करती हो तुम? अरे रात भर मिर्जापुर देखने की क्या जरूरत है तुम्हें? सोने तो मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। अरे उठ भी जाओ, इतना क्या सोना, उठो। वो मेरी बात नहीं सुन रही है तो तेरी बात क्या ही सुनेगी। मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ, अगर तुम दोनों नहीं समझ रहे हो तो मुझे बता दो। कुछ देर बाद काजल उठती है और जैसे ही वो फिर से सोने जा रही होती है, शकुंतला अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे सोफे से उठा देती है और अपनी बहू से कहती है, काजल बहू ऐसा है, तू अपना सामान बांध और यहाँ से निकल। बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा घर है माँ जी। अगर मेरा मन करता है कुछ देखने का तो मैं देख लेती हूँ। पूरे दिन तो अगर मैं मिर्जापुर देखने बैठती हूँ तो सारा घर का भी तो काम करती हूँ ना। सुबह मुझे घर का बहुत काम होता है, इसलिए मुझे मजबूरी में रात में मिर्जापुर देखना पड़ता है। मुझे नहीं पता तुझे कब क्या देखने को मिलता है। मैंने तुझे जितना कहा है उतना ही कर और मेरा सर खाने की जरूरत नहीं है। माँ जी मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए, उसके बाद खाना पीना बना लूंगी। बिल्कुल भी नहीं, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर आता हूँ। क्योंकि मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम उठने का नाम नहीं ले रही हो। बस मिर्जापुर देखना ना एक बहाना है, तुम्हें घर के काम नहीं करने हैं, इसके लिए तुम बहाना बनाती हो। पूरे बिस्तर पे पड़े रहना है तुम्हें बस पूरे दिन, यही चाहती हो ना तुम? जिसे जो समझना है समझ ले, फिलहाल मुझे तो नींद आ रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। खबरदार, अगर तुम दोबारा सोफे पे लेटी तो मैं तुम्हें ना खुद घर से निकाल दूंगा, अगर ऐसा ही रहा तो। काजल और मोहन में खूब झगड़ा होता है, लेकिन काजल को वाकई बहुत नींद आती है। काजल सो जाती है। अब कुछ देर बाद जब काजल मिर्जापुर देखने के लिए उठती है तो वो देखती है उसकी सास और पति दोनों ही उसके सामने बैठे हैं। साथ ही उसके मायके से उसके माता पिता भी आए हुए हैं। पिताजी, ये रही आपकी बेटी, मिर्जापुर देखने के चक्कर में ना पूरी रात जागती है, और देखिए आप सो रही है, सुबह से सोई हुई है, अब जाके उठी है। इससे पहले फिर से मिर्जापुर देखने बैठ जाए ना, आप इसको लेकर जाइए, मेहरबानी कीजिए मुझ पर। इतना कहने के बाद काजल को उसके माता पिता कुछ दिनों के लिए घर ले जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ना जाने काजल रोज रोज अपने घर में रात को मिर्जापुर देखने में और दिन में सोने में ड्रामा करके और कितना ही कलेश करवाती। इससे पहले मोहन और शकुंतला काजल के मायके वालों को बुलाते हैं और उसे वहाँ से रवाना कर देते हैं। सुखीपुर गांव बेहद ही सुंदर गांव था, जहां के लोग मिलजुल कर रहा करते। लेकिन गांव के बाहर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते में एक बड़ा सा मंदिर था। ये मंदिर शिव मंदिर था, जहां लोग दूर दूर से शिव जी के दर्शन करने आया करते। गांव के लोग तो इस मंदिर की देखरेख और शिव जी का बहुत ध्यान रखते। अरे काकी, आज तो आप सुबह सुबह दुकान पर आ गई। वैसे इस उम्र में आपको भगवान की सेवा करके कैसा लगता है? मैं भी जब आपकी उम्र का हो जाऊंगा तो पूरे दिन शिव जी के चरणों में उनकी सेवा करके काटूंगा। अभी तो बीवी बच्चों को खिलाने का बोझ है मुझ पर। मुझे तो शिव जी की सेवा करते हुए अपने प्राण त्यागने हैं और कोई दूसरी इच्छा नहीं है मेरी। चलो काकी, मेरा काम तो हुआ और शिव जी के भक्त भी मंदिर आने लगे हैं। मैं चलता हूँ अपने काम पर। भोले का घर तो मैंने साफ कर दिया। हाँ हाँ, अब भोलेनाथ पर चढ़ाया गया प्रसाद भी आने लगेगा, मैं तो उसे बांट दूंगी। चल ठीक है रामू, अब भोलेनाथ की थोड़ी सी सेवा कर दूं। रामवती, जो कि मंदिर के बाहर एक छोटे से खोखे में श्रद्धालुओं को मंदिर में चढ़ाया गया प्रसाद बांटा करती थी। हालांकि रामवती के बच्चे उसके साथ नहीं रहते थे, बल्कि बहुत समय पहले उसके बच्चे शहर जाकर बस गए थे। तो रामवती को भी मंदिर से ही 2 वक्त का खाना मिल जाता और वो मंदिर के बाहर सुबह से शाम तक प्रसाद बांटा करती। अरे अरे, लाइन में रहो, सभी को लड्डू दे रही हूँ, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। अगर किया तो मैं उसे लाइन से ही निकाल दूंगी। अरे काकी, पीछे से ही 2-4 लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप भी जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो ना। अरे ओ रामू की औरत, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? इस उम्र में मुझसे जितना काम होना चाहिए मैं उतना ही काम कर रही हूँ। अगर तुझे मेरी जगह पूरा दिन बैठा दिया जाए तो शाम होते होते तेरे हाथ पैर भी ना हिले। अरे काकी, आप भी ना खामा मुझसे बहस करने लगी। लाइए, दीजिए लड्डू। रामवती को अब सुबह से शाम हो जाती है, वो मंदिर का प्रसाद बांटने में ही लगी होती है। अब तो लोगों की भीड़ भी कम हो गई थी, लेकिन देर शाम जब थोड़ा सा प्रसाद बच जाता है
तब रामवती के पास गांव का ही राजू आता है। अरे अरे काकी, इस उम्र में इतनी भगवान की सेवा मत किया करो, वरना भगवान खुश हो जाएंगे, और खुश हो गए तो तुम्हें बुला लेंगे अपने पास। सुबह से आप यहीं पर बैठ के प्रसाद बांटे जा रही हो। अरे क्या करूं बेटा, करना तो पड़ेगा ही। तू तो जानता है भक्ति की शक्ति ही इतनी अनोखी होती है। देखो काकी, आप मेहनत तो खूब करती हो, लेकिन इस मेहनत के बदले आपको क्या मिलता है? हाँ, वही भंडारे की पूरी सब्जी, चावल, दाल, क्या होता है इससे? मैं तो कहता हूँ अपना दिमाग चलाओ और लड्डुओं के बदले पैसे कमाओ। तू मुझे लालच दे रहा है, लेकिन मैं ये सब करूं कैसे? तू कहना क्या चाह रहा है? कुछ तो बता उसके बारे में, साफ साफ तो बोल। देखो काकी, आपको मैं बताता हूँ कि इन लड्डुओं से पैसे कैसे कमा सकती हो आप। इतना कहने के बाद राजू रामवती के कान में कुछ कहता है और रामवती भी राजू की बात सुनने के बाद मुस्कुराती है और राजू वहाँ से प्रसाद लेकर चला जाता है। आज का प्रसाद तो हुआ खत्म, लेकिन कल से मुझे इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। राजू ने तो बड़े पते की ही बात की है। अब अगली रोज सुबह सुबह हर रोज की तरह रामवती प्रसाद बांटने के लिए मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन करती है। उसके बाद अपने प्रसाद बांटने वाले खोखे में आकर बैठ जाती है। काकी क्या बात है, आज तो चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई है। लगता है सालों बाद बिटवा आ रहा है क्या आपका? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही मुस्कुरा रही हूँ। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। अरे काकी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन आप खुश तो हो, बस उसी में आनंद है। ऐसे ही हंसती रहा करो। कुछ देर बाद ही मंदिर में लोगों का आना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर बाद चढ़ावे वाला प्रसाद रामवती के पास बांटने के लिए आता है और रामवती भी लड्डू को तोड़ तोड़ कर लाइन में लगे लोगों को प्रसाद देने लगती है। अरे रामवती काकी, ये क्या कर रही हो आप? लड्डू को तोड़ तोड़ के क्यों बांट रही हो? आज चढ़ावे में कम प्रसाद आया है क्या? अरे मुझसे जो कहा जाएगा मैं वही तो करूँगी ना। अब तुझे एक लड्डू दे दूं, बाकी को क्या ये खाली हाथ भेजूंगी मैं? और वैसे भी प्रसाद थोड़ा ही होता है, खाकर भूख मिटाने के लिए नहीं होता है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इतने दिनों से आज से पहले हमें कभी भी आधे लड्डू नहीं मिले हैं, इसलिए हमारा फर्ज भी बनता है कि हम आपसे पूछे कि काकी ये आधे लड्डू क्यों? चल चल आगे बढ़, पीछे वालों को भी प्रसाद लेना है। रामवती 2 घंटे बाद ही प्रसाद बांटना बंद कर देती है और जो कोई प्रसाद लेने आता उसे मना कर देती, कहती कि आज प्रसाद खत्म हो चुका है। हालांकि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था, तो लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। अब रामू जब देर शाम घर लौट रहा होता है तो वो देखता है कि रामवती काकी ने झोले में राजू को कुछ दिया है, लेकिन रामू तो रामवती काकी के पास प्रसाद के लिए जाता है। काकी प्रसाद दे दो, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा सा प्रसाद लेता चलूं। अरे रामू बेटा, आज तो प्रसाद खत्म हो चुका है, कल सुबह सुबह आ जाइयो, तब मैं तुझे प्रसाद दे दूंगी। आज से पहले तो कभी मंदिर का प्रसाद खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज कैसे? कहीं ये भोलेनाथ का कोई इशारा तो नहीं? कहीं गांव पर कोई संकट तो नहीं आने वाला है? अरे प्रसाद ही तो खत्म हुआ है, तू भी इतना क्या ही सोच रहा है? कल सुबह आकर लेते जाना। रामू भी वहाँ से घर चला आता है, लेकिन रामू की पत्नी माला मंदिर के प्रसाद के बारे में रामू से कहती है। अरे माला, ये तू क्या कह रही है? प्रसाद 12 बजे दिन में ही खत्म हो गया था। कुछ तो गड़बड़ी हो रही है मंदिर में। मुझे लगता है मंदिर के प्रसाद भोलेनाथ के लड्डुओं के साथ कुछ ना कुछ तो झोल-झाल चल रहा है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर यही आगे भी होता रहा तो जरूर प्रसाद के लड्डुओं के साथ कुछ तो झोल है। मुझे भी इतने दिनों में पहली बार सुनने में आया है कि प्रसाद खत्म हो गया। रामू को प्रसाद खत्म होने वाली बात अजीब लगती है, लेकिन आज तो पहला ही दिन था, तो उन बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन उस दिन के बाद से एक सप्ताह का समय बीत जाता है और मंदिर में हर रोज ही प्रसाद खत्म हो जाया करता। सब लोग हैरान थे कि आखिर इतने लोग मंदिर आते हैं और फिर भी प्रसाद क्यों खत्म हो जाता है। इसी बात का पता लगाने के लिए रामू पूरे दिन मंदिर में रहकर इधर उधर घूम घूम कर सफाई कर रहा होता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान रामवती काकी के ऊपर था। तभी वो देखता है कि शाम के समय रामवती काकी झोले में
कुछ डब्बे लिए जंगल की तरफ जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद रामवती उस झोले को राजू को थमा देती है। अच्छा, तो ये माजरा है। रामवती काकी का लड्डू को लेकर इतना लालच बढ़ गया है कि वो मंदिर में चढ़ाया गया लड्डू राजू के हाथों बेच रही हैं। और ये राजू का बच्चा भी शहर जाकर उन लड्डुओं को बेचकर आ रहा है। इनकी लालच तो मैं खत्म करके रहूंगा। अब अगले दिन भी रामू काम पर नहीं जाता और रामवती पर नजर रखता है। और रामवती भी शाम होने पर जब जंगल की तरफ जाती है तो राजू को लड्डू से भरा थैला देते हुए राजू से कहती है, अरे अरे जल्दी से ले जा इसे, कोई देख ना ले। वैसे ही प्रसाद खत्म होते ही लोग इतना शोर मचाते हैं कि मुझे उनका जवाब देना पड़ता है। हाँ हाँ, जा रहा हूँ काकी। गांव वाले तो पहले ही रामू की बात मानकर झाड़ियों में छुपे थे और वो झाड़ियों से निकल जाते हैं। रामवती और राजू गांव वालों को देखकर हैरान रह जाते हैं। राजू के हाथ से लड्डू से भरा थैला छूट जाता है और लड्डू इधर उधर बिखर जाते हैं। अरे ये सब तो राजू की तरकीब थी, और इसने जब पैसों का लालच दिया तो मेरे मन में भी लालच आ गया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं सारी जिंदगी इसका दोषी रहूंगा। आज के आज हम गांव वाले चाहते हैं तुम और रामवती काकी यहाँ से चले जाओ। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें जो सजा मिलेगी उसे हम भोलेनाथ का दंड मानकर पूरा करेंगे, लेकिन हमें यहाँ से मत निकालो। रामू बेटा, तू तो समझदार है ना। आप समझदारी से काम लेती तो आज लालच के मारे ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। गांव वाले उस दिन के बाद से राजू और रामवती को नफरत भरी निगाहों से देखते और तो और दोनों गांव में ही रहते हैं, लेकिन उनके मंदिर जाने पर रोक लगा दी जाती है। विलासपुर गांव में सुजाता अपनी बहू चमेली के साथ रहा करती थी। चमेली का बेटा रामू एक गंभीर बीमारी के कारण कई साल पहले ही अपने परिवार को छोड़कर जा चुका था, जिसके बाद से सुजाता और चमेली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अपने पति की मौत के बाद अपनी सास सुजाता की देखभाल के साथ साथ चमेली अपने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए गांव के जमींदार के खेतों में काम करा करती थी। अरे क्या बात है चमेली, लगता है कुछ अच्छा बना रही है। वैसे आजकल तो मुझे काम के चक्कर में समय नहीं मिलता जो किसी से मिल पाऊं। अरे बहू, अरे बहुत अच्छा है रज्जो कि तू अपने कामों में लगी रहती है, वरना इधर उधर बैठकर दो लोगों से बात करने से मिलेगा ही क्या। हाँ हाँ रज्जू भाभी, आपका तो अच्छा है जो आप बिजी रहती हो। वैसे आप जो काम करती है ना, वहाँ मेरे लिए कोई काम हो ना तो जरूर बताइएगा, क्योंकि आप तो जानती हैं जमींदार जी के खेतों में बैल की तरह काम करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही नहीं हो पाता। हाँ हाँ रज्जो, बहू के लायक कोई काम हो तो जरूर बता दियो। हाँ ठीक है काकी, मैं कल ही अपनी मालकिन से बात करती हूँ। पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे और काम भी अच्छा है। रज्जू शहर के एक अमीर आदमी के घर पर काम किया करती थी और वहाँ से वो अच्छे अच्छे कपड़े, खाने का सामान सब लेकर आया करती, जिससे गांव के लोगों को लगता कि रज्जो शहर में अच्छा खासा कमा रही है। लेकिन रज्जो दिमाग की बहुत तेज थी। एक रोज सुजाता खेत में काम कर रही होती है और अपनी बहू के साथ में वो मेहनत कर रही थी। तभी गांव का ही केशव सुजाता को देखकर रुक जाता है। राम राम काकी, और कैसन हो? तबीयत ठीक है ना? अरे केशव, कैसा है तू? मैं तो अच्छी हूँ, बस दिन गिन रही हूँ अपने, ना जाने कब मौत आ जाए। शहर से कब आया तू? अरे कैसन बात कर रही हो काकी, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है आपके आगे और अभी तक तो आपका बुढ़ापा भी नहीं आया। अरे अब क्या ही बताऊं बेटा, जब से रामू गया है जिंदगी सूनी हो गई है, जीने की इच्छा ही नहीं होती। अरे काकी, वो हमको पता चला था, हमको तो बहुते दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं काकी, भगवान की जो इच्छा होगी वही तो होगा ना। हाँ ये तो है बेटा, भगवान अपने सारे दोष तो नहीं लेता। और शहर में तेरा काम कैसा चल रहा है? अरे काकी, आपके आशीर्वाद से और ऊपर वाले की दुआ से सब बढ़िया है। अब तो हम वहाँ रहने भी लगे हैं। और आपको पता है काकी, वो जो रज्जो है ना, रज्जो, वो को हम शहर में देखते हैं, वो कई आदमियों के साथ घूमती है और जब हमको देखते हैं ना तो मुंह ढक लेती है जैसे हमको जानती ही ना हो। और उसके साथ एक आदमी भी हमेशा रहता है। अरे वो जहाँ काम करती है वो तो बताती है कि एक घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, यही सब काम करती है ना। खैर जाने दे, हमें क्या करना।
हाँ काकी, आप ठीक कह रही हो। अरे कुछ भी करे, हमको का। केशव के जाने के बाद ही चमेली अपनी सास को कहती है, माँ जी, ये कैसे रज्जू भाभी के बारे में गलत कह रही थी, बल्कि इनका तो खुद की भाभी के साथ चक्कर था। वही तो, अपने दिन भूल गया और दूसरी औरत मेहनत करके खा रही है तो उसको जलन हो रही है। मर्द जात होते ही ऐसे हैं। हाँ माँ जी, उन्हें भी कितनी दिक्कत थी पहले, लेकिन जब से रज्जू भाभी शहर जाकर काम करने लगी है, उनकी स्थिति में भी काफी सुधार आया है। दोनों सास बहू खेत में काम करते हुए बातचीत कर रही थी। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और दोनों घर पहुंचते हैं। सुजाता हाथ पैर धोकर बैठी राम नाम जप रही थी। तभी सुजाता की पड़ोसन रज्जू का आना होता है। अरे सुजाता काकी, चमेली कहाँ है? बहुत अच्छी खबर लाई हूँ दोनों के लिए। अरे रज्जू भाभी, आप आइए ना, बैठिए, बताइए क्या खुशखबरी लेकर आई हो आप? अरे शहर में मेरी मालकिन के घर तुम दोनों सास बहू का काम पक्का हो गया है। कल सुबह ही तुम दोनों को बुलाया है मालकिन ने। क्या बात कर रही हो आप रज्जू भाभी? हम शहर जाएंगे, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। बहुत बहुत मेहरबानी रज्जू, जो तूने हमारे बारे में इतना सोचा। इतना तो अपना भी नहीं सोचता कोई, तूने तो फिर भी हमारे लिए बहुत सोचा है। अभी तो चलती हूँ काकी, सुबह आप दोनों तैयार रहना और मेरे साथ ही चलना। चमेली और सुजाता तो खुश थे कि उन्हें खेतों में काम करने से तो छुटकारा मिलेगा और शहर जाकर वो अच्छा खासा कमा लेंगे। अब इसी खुशी के साथ दोनों अगले दिन रज्जो के साथ सुबह सुबह शहर निकल जाते हैं। रज्जो दोनों को एक बड़ी सी हवेली लेकर जाती है। अरे रज्जू भाभी, कितनी बड़ी हवेली है! इतने बड़े घर में कितने सारे लोग रहते होंगे। सच में बहू, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा। इस घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, एक मेरे मालिक और एक मेरी मालकिन। अरे बाप रे, अगर हमारे गांव में इतना बड़ा घर हो जाए तो यहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरा गांव रह सकता है। थोड़ा धीरे बोलो काकी। आओ, आपको कमरा दिखाती हूँ। आप दोनों यहाँ मालकिन का इंतजार करो, मैंने बता कर आती हूँ कि आप दोनों आ गए हैं। इस कमरे में बैठे हैं हम। आजा आजा बहू, देखना कमरा कितना सुंदर है। माँ जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, क्या ही बताऊं। मैं तो रज्जू भाभी की मालकिन से मिलना चाहती हूँ, जिनका इतना बड़ा घर है। अब रज्जो सुजाता और चमेली को उस कमरे में बैठाकर बाहर से कमरे की कुंडी लगा देती है और ये सुजाता को बड़ा अजीब लगता है। बहू, ये रज्जो हमें इस कमरे में बिठाकर कमरा बंद करके क्यों गई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे माँ जी, बड़े लोग अपना कमरा बंद ही रखते हैं। हो सकता है रज्जू भाभी की मालकिन उन्हें कहती हो सभी कमरे बंद होने चाहिए। आप तो खामखा ही परेशान हो रही हो। चमेली पूरे कमरे में घूमती है और कमरे में रखे सामानों को छू छू कर देख रही होती है। चमेली तो खुश थी, लेकिन सुजाता को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरह सुबह से शाम यानी कई घंटे बाद दोनों सास बहू को उस कमरे में अजीब सा लगने लगता है। माँ जी, अब तो मुझे भी ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं है यहाँ। लगता है रज्जो हमें फंसा कर चली गई है। एक तो भूख प्यास से जान जा रही है, ऊपर से पूरा दिन हमारा इस कमरे में बीत गया। माँ जी, 1 मिनट, कहीं से आवाज आ रही है, ध्यान से सुनिए जरा। ये रज्जू भाभी की ही आवाज है ना? इस सास बहू के बस 10,000 का सौदा था। अरे 20,000 पर बात हुई थी, तो आप इतने कम क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, अगर मुझे पूरे पैसे नहीं दोगे तो मैं इन दोनों को यहाँ से ले जाऊंगी। माँ जी, हम दोनों का तो रज्जू भाभी सौदा कर चुकी है। हम दोनों तो बिक चुके हैं माँ जी। हमने रज्जू भाभी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। बहू, मैं कह रही थी ना तुझे कि कुछ गड़बड़ है, और देख इस करम जली ने क्या कर दिया। अब हम क्या करेंगे बहू? अभी तो हमें ये सोचना है कि हम यहाँ से निकले कैसे। माँ जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है हमारे साथ। हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, हम गरीब सास बहू की। चमेली और सुजाता को जब पता चलता है कि उनका सौदा उन्हीं की पड़ोसन रज्जो ने किया है, तो उन्हें विश्वास नहीं होता। अब दोनों ही सास बहू अपने अपने हाथ में फूलदान लिए दरवाजे के दोनों तरफ खड़ी हो जाती है और जैसे ही एक आदमी दरवाजा खोलता है, दोनों सास बहू उसके सर पर फूलदान तोड़ देती हैं। वो आदमी नीचे गिर पड़ता है और उसके सर से खून बह रहा था और इधर सुजाता और चमेली एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागती हैं।
माँ जी, जितनी जल्दी हो सके हमें इनकी शिकायत पुलिस में करनी होगी, वरना ये लोग ना जाने कितनी और औरतों और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले तो मैं उस करमजली रज्जो को अंदर करवाऊंगी। अब दोनों ही सास बहू पूछते हुए शहर के थाने पहुंचते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है और उस हवेली पहुंचकर लोगों की जान बचाती है और रज्जो को भी जेल पहुंचाती है, जिससे कई सारे लड़कियों की जान भी बच जाती है। और इस तरह पुलिस भी दोनों सास बहू को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें 11,000 रुपए का इनाम देकर उनके गांव उन्हें भेज देती है और साथ ही दोनों सास बहू की बहादुरी के चर्चे भी खूब होते हैं।